नमस्कार। आज बात करेंगे कुछ ऐसी बड़ी खबरों की जो सच में हमारे देश को एक नई दिशा दे रही हैं। मतलब बैडमिंटन कोर्ट की जीत से लेकर हमारे जंगलों में क्या नया मिला है, और हाँ, कुछ ऐसे बड़े फैसले भी हैं जो हमारा आने वाला कल तय करेंगे। तो चलिए एक एक करके इन सब पर नजर डालते हैं। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में बटा है। सबसे पहले देखेंगे कि कौन-कौन हैं जो सुर्खियों में छाए हुए हैं। फिर पर्यावरण की बात होगी, किधर से अच्छी खबर है और कहाँ चिंता की बात है। इसके बाद भारत अपने भविष्य के लिए ऊर्जा कैसे बना रहा है, इस पर नजर डालेंगे। और आखिर में बात होगी राज्यों और नागरिकों से जुड़े कुछ अहम कानूनों की। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की जो नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। मतलब जब हम कहते हैं ना कि किसी ने कमाल कर दिया, तो वो कैसा दिखता है। चलिए आज 3 ऐसी ही शख्सियतों से मिलते हैं जो अपने अपने फील्ड में एक नई मिसाल कायम कर रही हैं। देखिए, ये सिर्फ सुर्खियां नहीं हैं, इनके पीछे पूरी कहानी है। जैसे पीवी सिंधु को ही ले लीजिए। वो सिर्फ एक चैंपियन नहीं है, बल्कि अब दुनिया भर के एथलीटों की एक ताकतवर आवाज बन गई हैं। BWF एथलीट कमीशन में उनकी वापसी का सीधा मतलब है कि अब जब भी कोई बड़ा फैसला होगा तो खिलाड़ियों की राय सुनी जाएगी। अच्छा, अब जमीन से आसमान की तरफ चलते हैं, जहां शिवांगी सिंह इतिहास बना रही हैं। सोचिए, वो देश की पहली महिला क्यूएफाइड फाइटर पायलट हैं। यानी वो अब ना सिर्फ खुद उड़ान भरेंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ी के जांबाज पायलटों को तैयार भी करेंगी। और फिर हैं दीपिका पादुकोण। वो एक ऐसी लड़ाई में आगे आई हैं जो किसी मैदान पर नहीं, बल्कि हमारे जहन में लड़ी जाती है। उनका मेंटल हेल्थ एम्बेसडर बनना इस बहुत ही जरूरी मुद्दे पर बात करने के लिए और लोगों को हिम्मत देगा। चलिए अब जरा हमारे पर्यावरण की तरफ रुख करते हैं। यहाँ कुछ ऐसी खबरें हैं जो दिल को खुश करती हैं, तो कुछ ऐसी भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। अभी हाल ही में 11 अक्टूबर को हमने मनाया विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और ये दिन बहुत खास है। ये जो पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आते हैं ना, ये सिर्फ देखने में सुंदर नहीं लगते, ये असल में हमारे पर्यावरण की सेहत का हाल बताते हैं। उनकी लंबी यात्रा हमें ये भी याद दिलाती है कि कुदरत के लिए कोई सरहद नहीं होती, और इसकी हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और पता है, इस साल की थीम तो और भी कमाल की है। जरा सोचिए, हमारे शहरों के बीच कंक्रीट के इन जंगलों में कोई ऐसी छोटी सी जगह हो जहां ये हजारों मील से उड़कर आए थके हारे पंछी थोड़ी देर आराम कर सकें। बस यही तो इस थीम का मकसद है कि हम अपने शहरों को इन पंछियों के लिए भी थोड़ा मेहमान नवाज बनाएं। और हां, पर्यावरण से एक और बहुत अच्छी खबर आ रही है। हमारे रिसर्चर्स ने कमाल कर दिया है। उन्होंने 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 4 नए पौधों की प्रजातियों को खोज निकाला है। हाँ, मानता हूं कि ये नाम थोड़े मुश्किल हैं, इन्हें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो ज़रूरी बात है वो ये है कि ये खोज हमें फिर से याद दिलाती है कि पश्चिमी घाट हमारे देश का कितना बड़ा और अनमोल खजाना है। इसकी रक्षा करना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। कौन जाने इन घने जंगलों में अभी और कितने राज दफन हैं। लेकिन जहां एक तरफ ये अच्छी खबरें हैं, वहीं दूसरी तरफ हर जगह इतनी शांति नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ों में एक अलग ही तूफान उठ रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है। मामला एक बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का है। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ एक बांध या बिजली बनाने की नहीं है। ये कहानी है उन लोगों की, उनके घरों की, उनकी जमीन की और उनके जीने के तरीके की। सुबनसिरी नदी पर ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है ना, उसे लेकर वहां के स्थानीय लोगों में एक डर है। डर कि ये प्रोजेक्ट उनकी पूरी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा, और बस इसीलिए वो इसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा भविष्य की तरफ देखते हैं। बात करते हैं 2 ऐसी बड़ी पहलों की जो भारत को एक साफ सुथरे और ज्यादा तरक्की वाले रास्ते पर ले जाने का वादा करती हैं। तो खबर यह है कि देश के 3 बड़े बंदरगाहों को ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। और ये सिर्फ कोई नाम बदलने वाली बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तैयारी है भारत को क्लीन एनर्जी की ग्लोबल रेस में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनाने की। गुजरात का दीनदयाल पोर्ट, तमिलनाडु का वीओ चिदंबरनार पोर्ट और उड़ीसा का पारादीप पोर्ट, ये तीनों अब भारत की ग्रीन एनर्जी क्रांति के नए दरवाजे होंगे। तो सवाल उठता है कि भाई, ये ग्रीन हाइड्रोजन हब होता क्या है? इसे समझने के लिए बस ऐसे सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी सुपर पावरफुल बैटरी है। एक ऐसी बैटरी जो पेट्रोल या डीजल से नहीं, बल्कि पानी और सूरज की रोशनी जैसी एकदम साफ सुथरी चीजों से चलेगी।
और इस मिशन के लिए सरकार ने जो बजट रखा है वो भी छोटा मोटा नहीं है, पूरे 19,744 करोड़ रुपए। ये रकम खुद बताती है कि सरकार इस चीज को लेकर कितनी सीरियस है। ये असल में एक इन्वेस्टमेंट है हमारे देश के एक साफ और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए। और ये जो लक्ष्य रखे गए हैं ना, ये सिर्फ कागज पर लिखे नंबर नहीं है। इनका मतलब है 6 लाख परिवारों के लिए रोजगार। इसका मतलब है हमारे शहरों के लिए पहले से ज्यादा साफ हवा। और सबसे बड़ी बात, इसका मतलब है एक ऐसा भारत जो अपनी ऊर्जा की जरूरतों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। अच्छा, जिस तरह एनर्जी सेक्टर को मॉडर्न बनाया जा रहा है ना, ठीक उसी तरह हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी बदलाव आ रहा है। ई-नाम यानी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट इसी का एक बड़ा उदाहरण है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए अब किसान भाई बहन बिचौलियों के चक्कर से निकलकर टेक्नोलॉजी की मदद से देश भर में कहीं भी अपनी फसल का सबसे अच्छा दाम पा सकते हैं। और अब आखिर में एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हम सबको कहीं ना कहीं छूता है। ये मुद्दा है हमारे और हमारे जंगली पड़ोसियों यानी जानवरों के बीच लगातार बढ़ते टकराव का। इस मामले में केरला ने एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है। इतना बड़ा कि ऐसा करने वाला वो देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने एक ऐसे सेंट्रल लॉ में बदलाव किया है जो पिछले 50 साल से भी ज्यादा वक्त से जस का तस था। तो सवाल ये है कि आखिर इस इतने बड़े बदलाव की जरूरत पड़ी क्यों? इसका जवाब उस संघर्ष में छिपा है जो सिर्फ केरल में ही नहीं बल्कि देश के कई गांवों और खेतों में रोज की हकीकत बन चुका है। और वो है इंसान और जानवरों के बीच का टकराव। चलिए इसको एकदम आसान भाषा में समझते हैं। पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी किसान की पूरी फसल जंगली सुअर ने बर्बाद कर दी, तो राज्य सरकार सीधे तौर पर ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। उन्हें दिल्ली से परमिशन लेनी पड़ती थी और इस सब में महीनों लग जाते थे। लेकिन अब केरल के स्थानीय अधिकारी हालात को देखते हुए तुरंत एक्शन ले सकते हैं। यही तो है लोकल प्रॉब्लम का लोकल सोल्यूशन। दरअसल ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, ये जानवरों को अलग अलग लिस्ट, जिन्हें शेड्यूल कहते हैं, में रखता है। शेड्यूल 1 में बाघ जैसे जानवर हैं जिन्हें पूरी सुरक्षा मिलती है। कुछ दूसरे शेड्यूल में हैं जिन्हें कम सुरक्षा मिलती है। केरल का ये जो नया संशोधन है, ये खास तौर पर उन जानवरों पर फोकस करता है जो बीच की कैटेगरी में आते हैं। मतलब वो संरक्षित तो हैं, लेकिन कभी-कभी इंसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत भी बन जाते हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे एक इंसान की लगन, देश के बड़े बड़े लक्ष्य और ज़मीनी स्तर की ज़रूरतें, ये सब मिलकर हमारे आज और आने वाले कल की तस्वीर बना रही हैं। सवाल बस एक ही है कि इन सब के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, कैसे व्यक्तिगत उपलब्धियों, पर्यावरण की सुरक्षा और हम सबके भले के बीच एक तालमेल बिठाया जाए। ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। इस पर सोचना ज़रूर बनता है।